अर्श वर्ल्ड वॉर के जमाने में जब हिटलर आई थिंक उतना जर्मन सोसाइटी में चढ़ा नहीं था जी। तो जमाने में एक राइटर हुआ करते थे डीट्रीट एकार्ट। ओके। अब ये बहुत ही एक फेमस थिएटर आर्टिस्ट थे, थिएटर राइटर थे, प्ले राइटर थे। और इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था हिटलर को। इन्होंने बेसिकली उसके अंदर का टैलेंट वगैरह देखा था, समझा था। तो बियर हॉल वगैरह में जो है लेक्चर्स वगैरह दिया करता था हिटलर, तो वहां पे ये भी ऑडियंस थे। अब इनमें क्या था कि ये लिखते बड़ा अच्छा थे लेकिन इनको डिलीवरी करना नहीं आता था। अच्छा। और जो हिटलर था उसको डिलीवरी करना तो बहुत अच्छा आता था, उसे लिखना नहीं आता था। तो ये फिर एक तरीके से गुरु चेला वाला इन लोगों का रिश्ता हो गया। और एकदम उन्होंने, और बहुत बड़े पैसे वाले भी थे, तो उन्होंने हिटलर को रिफाइन किया, पूरा डिफाइन किया। और उनके बारे में एक चीज बड़ी बोली जाती है कि डीट्रीट एकार्ट अक्सर अपने प्ले में ना एक ऐसा कैरेक्टर रखते थे जिसको वो मसाया बोलते थे। मसीहा, जिसको अच्छा। हम लोग उर्दू या हिंदी में बोलेंगे तो उसको कहते थे मसाया कॉम्प्लेक्स। कि मतलब एक ऐसा इंसान जो है पैदा लेगा, अवतार जो तुम्हारा जो है, जो तुम्हें आगे बचाएगा, सैल्वेशन होगा वगैरह वगैरह। प्रॉफिट टाइप के, मतलब ऐसा प्रॉफिट कह लो उनके वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी के हिसाब से प्रॉफिट कह लो, लेकिन उसका बेटर वर्ड शायद जैसे हमारे अवतार होता है उसका ज्यादा क्लोजर मीनिंग होगा। प्रॉफिट एक तरीके से हो गया ऊपर वाले का मैसेंजर, मसाया हो गया मसीहा जो तुम्हें आगे बचाएगा। कुछ वैसा। तो वो एक प्रैक्टिकल टर्म्स में भी हो सकता है, वो कोई ऐसा नेता भी हो सकता है जी, जो तुम्हारे मतलब इसको कहा मदद कर दे। हाँ, इसको कहा जाता है मसीहा कॉम्प्लेक्स, मसाया कॉम्प्लेक्स। और जब ये वर्ड चला तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक वर्ड नया और आ गया जिसको कहते थे गॉड्स कॉम्प्लेक्स। ये तो सुना है मैंने। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद, किसी के बताने से नहीं, खुद ब खुद ये मान लेते हैं कि हम भगवान हैं। और उस हिसाब से वो एक्शन भी, आपने हाल फिलहाल में एक आध मुझे एपिसोड दिखाए थे जो पाखंड करके एक आया हुआ है, उसमें मैंने देखा कई कैरेक्टर ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं तथा कथित तौर पे कि उन्हें एक उनके अंदर कल्कि अवतार है या उनके अंदर कोई भी रुद्र का अवतार है, हनुमान जी का अवतार है। मैं आपके साथ वो शमशान वाले मंदिर में गया था जहाँ पे हम लोग जाते हैं, और वहां पे आपने कई ऐसे लोगों से मिलवाया था जो सेल्फ एक्लेम शायद कुछ हद तक अपने आप को मानते हैं कि हम तांत्रिक है और हमारे पास कोई ना कोई सिद्धि है। बिल्कुल। तो शुरुआत में इसे कहना चाहूंगा अर्श की पहली बात तो गॉड कॉम्प्लेक्स आप क्या समझते हो, और क्या पैरानॉर्मल के फील्ड में भी ये बीमारी है लोगों को, और ये कैसे वर्कआउट करती है किसी के ऊपर? मतलब अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता टेक्निकल टर्म साइंटिफिक्स वाला कि क्या होता है गॉड कॉम्प्लेक्स। यही जो शो आ रहा था इसमें एक्चुअली क्या होता है, कुछ डॉक्टर्स का पैनल होता है, वो जो लोग ये क्लेम करते हैं कि उनके पास कुछ ऐसे सवारी आती है कुछ ऐसा, तो वो उनका बांधा फोड़ करते हैं बेसिकली। ये एक छोटा मोटा समरी है शो का। उसमें एक मनोचिकित्सक बैठते हैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ नाम से, तो काफी फेमस है वो दिल्ली के अंदर। वो बार बार बोलते हैं जो लोग ऐसे क्लेम करते हैं उन्हें होता है गॉड कॉम्प्लेक्स, खुद को गॉड मानने का एक एक फितूर चढ़ जाता है उनको, फितूर भी, और दूसरा मतलब अगर कोई कुछ कहता भी है कि ऐसा नहीं है वैसा है, तो वो उसको, उनके पास उसके तर्क निकल आते हैं, क्योंकि वो जिस जोन में जा रहे हैं उनके पास वो उल्टे सीधे तर्क, काउंटर निकल आता है। मैंने गॉड कॉम्प्लेक्स तो नहीं, लेकिन मैं अपना बचपन का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा जब मैंने पहली बार किसी के ऊपर सवारी आते हुए देखा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब जब चीजें समझ में आ गई तो पता चल गया कि वो गॉड नहीं है, वो चीजें वैसी थी नहीं जैसे हमें दिख रही थी। तो बचपन में एक कानपुर में एक जगह है एयरपोर्ट के पास में, वहां पर एक आंटी रहती थी, उनको हर शुक्रवार को माता आती थी, तो जाना होता था वहां पर। मेरी एक दीदी थी, उनके साथ में जाता था, बाहर रहती थी दीदी जी, तो उनके साथ जाता था। तो वो एकदम प्रॉपर उनका दरबार वगैरह सजा हुआ, एकदम नॉर्मल इंसान है। थोड़ी देर के बाद जब उनके सामने भोग वोग लगने लगते थे अच्छे खासे एकदम, तो जब मैंने पहली बार देखा तो उन्होंने तलवार वगैरह उठा ली, अपनी आंखें एकदम चढ़ाने लगी और जीभ बाहर आ गई जी। मैंने कहा ये कुछ नया है। मैंने सोचा माता सच में आ गई, छोटी थे तो उन्होंने बोला कि माता है ये। तो बचपन से ऐसा सिखाया गया है कि ये माता ही है, एक तरीके से दिमाग में डाल दिया गया। तो बड़े होते होते ना मुझे ऐसा लगा कि यार ये सच में माता है तो इनसे कुछ मांगो, मिल जाएगा। 2-3 बार मैंने मांगा, कुछ नहीं मिला, डांट अलग से मिल गई थी, निकलो इधर से, शैतानी कर रहे हो, ये है वो है। खैर उसके बाद से तो खैर उन चीजों से हट गए। लेकिन एक बार फिर मैं गया, वो आज तक दरबार लगाती है राहुल। उनके दरबार में लोग आते हैं आज भी। अब तो वो शायद 40-45 साल की हो गई होंगी, ये मैं आपको बात बता रहे 20-21 साल पहले की जी। वो अभी तक दरबार लगाती हैं। और अजीब बात ये कि मैं जब गया इस बार तो उनके 3-4 चेले और बढ़ गए बहुत ज्यादा। बाहर पर्ची वगैरह कटती है, लेके तुम जाओ, और उनका वही सेम, क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, मैंने देखा है तुम्हारे घर में एक औरत है जो कुछ कर रही है। यही कॉमन सवाल जो जी आम, अगर आप जाओगे एक सैनिक के तौर पे भी तो आपको लगेगा यार ये तो वही पूछ रही है जो सबको पता है। तो उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। मेरे बारे में उन्होंने बताया कि मैं जो है सारी चीजें छोड़ के हिमालय चला जाऊंगा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं वही बच्चा हूँ जो बचपन में आपने बोला था जिस बच्चे को कि मैं हिमालय चला जाऊंगा या ऐसा ऐसा।
तो वो हंसने लगी, पता नहीं। तो इस तरह से मैं मिला बेसिकली ऐसे लोगों से जो खुद को गॉड क्लेम करते हैं। उनके हिसाब से उनके ऊपर माँ कात्यायनी देवी आती है। माँ कात्यायनी देवी आती है जो दुर्गा के 9 रूपों में से एक है जी। लेकिन नव दुर्गा के 9 रूप कैसे आ सकते हैं किसी के ऊपर? अब तो खैर पता है कि वो बेवजह का है। तो पहली बार गॉड कॉम्प्लेक्स जो अब मैं रिलेट कर पाता हूँ तो शायद वो है जो मैंने वो आंटी का देखा हुआ था, बड़ा ही पागल किस्म का, कि वो मार वार दे रही है थप्पड़ भी, तो वो सामने वाला थप्पड़ खाने के बाद सर झुका रहा है। सबसे अजीब सी चीज ये है कि वो 2-3 झापड़ खा रहा है, सर झुका रहा है। मतलब औरतों को लाते तक पड़ रही हैं, वो लोग खा रही हैं आराम से कि चलो माता ने लात मारी है, अब ये हमारे लिए प्रसाद हो गया। मैंने कहा अजीब है यार। चलिए इसके अर्श एक और लेवल गहराई पे जाते हैं। आप किसी को गॉड मानते हैं क्योंकि आप उसके अंदर कोई ऐसा देखते हैं जो शायद आपके बस की नहीं है। एक तरीके का चमत्कार आप किसी के अंदर देखते हो और वो आपको कन्विंस कर ले जाता है कि इंसान आपसे बढ़ के इंसान शायद गॉड है। और खैर हमारे देश में हम तो सचिन को भी गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं और बहुत सारे हमने अलग अलग गॉड्स बना रखे हैं जी। रजनीकांत फॉर एग्जांपल। पॉइंट इज यू नो कि आप अर्श अब इतने आई थिंक इस पैरानॉर्मल फील्ड में हैं तो जाहिर सी बात है कहीं से तांत्रिकों को भी जानते हैं। बिल्कुल। तो क्या आपने वाकई में अपने लाइक कभी ऐसा कुछ विटनेस किया है जो प्रॉब्ली शायद आम इंसान के लिए यकीन करना मुश्किल हो? आई एम प्रीटी श्योर आपने काफी ऐसी चीजें करी होंगी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कुछ ऐसा जो कि ना थोड़ा लाइक सुनने में भी बड़ा चमत्कारी और बड़ा वैसा लगे। जैसे अक्सर कहानियां चले, मैं एग्जांपल के तौर पे कहना चाहूंगा कि कैंची धाम के बारे में आपने सुना है। बिल्कुल। कहीं एक स्टोरी वहां पे चलती है कि जो वहां पे नीम करोली बाबा जब थे वहां पे, तो एक बार की वहां पे भंडारा लगा और घी खत्म हो गया, हलवा वगैरह बनता था, आपने बताया ये बात। हाँ। तो वो कलश में उन्होंने कहा पानी लेके आओ, पानी में उन्होंने हाथ डाला, वो चीज घी बन गई। जीसस के बारे में कहते हैं उन्होंने पानी को वाइन बना दिया वगैरह। जी। तो क्या ऐसा कभी ऐसा कुछ भी आपने अपने रियल लाइफ में लाइक विटनेस किया है जो थोड़ा सा जो नेचर के विपरीत हो, थोड़ा नेचुरल लॉज ऑफ फिजिक्स के खिलाफ जाती हो बात वैसा? हाँ, मतलब अपनी जिंदगी में मैं कई बार एपिसोड्स में बता भी चुका हूँ कि देखना एक अलग चीज है। देखने को मैं उतना ज्यादा कारगर नहीं मानता हूँ क्योंकि देखना हेलुसिनेशन हो सकता है। लेकिन किसी चीज को छूना, उसको महसूस करना, फिर समझना, वो बहुत अलग होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब मैं ऐसे कैसे बताऊं आपको, अगर किसी मुर्दा में जान आ जाए तो कैसा रहेगा? इससे ज्यादा नेचर के खिलाफ क्या हो सकता है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो मुर्दा था, इस बात पे भी तो डाउट है ना? नहीं, इस बात का कंफर्मेशन है कि वो मुर्दा ही था बेसिकली। इस बात का कंफर्मेशन तो कई बार डॉक्टर नहीं दे पाते। होता है ना अक्सर कि इंसान कि हाँ वो जल के उठ गया एक तरीके से, वो सब उठ गया तो खैर बड़ी बात हो गई, लेकिन हॉस्पिटल में जब लाया गया पता लगा कि मृत घोषित किया था और थोड़े टाइम बाद वो नहीं, ये सब मैं शमशान के अंदर की बात कर रहा हूँ। जब चिताओं को लाए हुए कम से कम 9-10 घंटे बीत जाते हैं, उसके बाद शरीर में ऐसा कुछ नहीं होता जो वापस से वो अकड़ के खड़ी हो जाए, जब तक वो बाहरी कोई कांटेक्ट ना हो। खैर चिता तो बहुत गहरा हो जाएगा, मैं उतना नहीं, मैं एक नॉर्मल पंछी का उदाहरण दूंगा। ये जो चीज है ये मैंने अपनी आंखों से देखी थी। मैंने शायद एक जीव दृष्टि तंत्र एक एपिसोड है उसमें मैंने ये बताया भी है कि मेरे जो गुरु थे बेसिकली उन्होंने एक बार पंछी के साथ ऐसा कुछ किया था कि वो मर गया था। पंछी मर गया? हाँ, पंछी मर गया था बेसिकली। प्रॉपर खून निकल रहा है, मतलब ऐसा मरा हुआ पड़ा है। तो बोल रहे हैं जाके ले, और मरे हुए जो बहुत देर पड़े रहते हैं ना वहाँ पे, उनको टाइम लगता है, मतलब दिखता है कि हाँ ताजा पड़ा है, बहुत देर तक। वो आराम से पड़ा हुआ था मरा हुआ, उसको उठा भी लिया तो भी नहीं छटपटा रहा, वो मरा हुआ था, कंफर्म मरा हुआ था। उन्होंने बोला इसको आग की जो अग्नि हवन कुंड है, उसके जो अग्नि वेदी है, हवन कुंड है, उसके पास रखो। थोड़ी देर रखा, कुछ मंत्रोच्चारण किया, वो पंछी उड़ के चला गया वहां से। ऑटोमेटिक उड़ के चला गया। और वो पंछी काफी टाइम से, मतलब 1-2 दिनों से वहां पड़ा हुआ था, पूरा एकदम वैसा अजीब सा हो चुका था। तो ये मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे पहली बार जो देखा, अब आगे का तो नहीं कह सकते, लेकिन पहली बार जो मैंने देखा वो ये था कि ये नेचर के विपरीत था, ऐसा पॉसिबल। अब इंसानों को जगाना मैंने नहीं देखा है कि इंसान कोई मुर्दा उठ के बोलने लगे, वैसा वाला तो नहीं देखा है। वैसा वाला सिर्फ मैंने आभास सुना है कि आभास हो सकता है, मुझे हुआ भी है कई बार, लेकिन वो बोल रहा है ये गारंटी नहीं, मतलब फिजिकली वो नहीं बोल रहा है। जैसे एक वो किताब है ना ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, हम लोग अक्सर उसके बारे में जिक्र वगैरह करते हैं, उसमें कई ऐसे वाक्य मेंशन है। अब फॉर एग्जाम्पल उसमें वाक्य ऐसा है जिसमें कोई एक सर्टन बाबा है, वो अपनी दाढ़ी में से हाथ लगाते हैं, उसमें से भभूत निकाल देते हैं। कोई ऐसे हैं जो हाथ को ऐसे मसलते हैं, उसमें से खुशबू आने लगती है फूलों की, और उसमें ऐसा लिखा है ऐसे कि बड़ा लाइक कॉमन है, बड़ा नेचुरल है। हम लोग कई बार लाहिड़ी महाराज या फिर महाअवतार बाबा जी के बारे में बात कर चुके हैं, जो लोग अभी भी क्लेम करते हैं कि वो इतने सालों से हैं और वो अक्सर अभी भी आते हैं, कई बार वो हमारे रेल में भी आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसा भी चीजें बोली जाती है। तो क्या बीइंग इन अ
पैरानॉर्मल स्फेयर, आपको लगता है कि ये एक रिमोट पॉसिबिलिटी भी है कि ऐसा हो सकता है टेलीपोर्टेशन? मतलब कि किसी इंसान का यहाँ से वहां जाना, ऐसा वाला आप बोल रहे हैं टेलीपोर्टेशन? आई मीन कुछ ऐसा कि कोई इंसान है जो अपने सूक्ष्म शरीर को ऐसा गायब कर दे और वो कभी भी किसी भी रेन में आज से 400-500 साल बाद या टाइम ट्रेवल कर ले या एक जगह से। मैंने तो नहीं देखा खैर, लेकिन ऐसा पॉसिबल था। ऐसे मंत्र भी अवेलेबल थे जिनके जरिए तुम ये कर सकते हो, पर ऐसी प्रैक्टिस करने वाला तो कोई नहीं देखा कि इस तरह से कोई कर रहा है कि अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ के फिर कभी किसी याद में, कभी किसी सालों बाद वो एकदम जन्म ले रहा है वहां से। ये मुझे बहुत ज्यादा बनावटी लगता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। मतलब करोड़ों में से कोई एक अगर कर पाता है, पॉसिबल तो है। ये पॉसिबल है, ये आपको कैसे लगता है? मतलब सवाल ये है। देखिए, ध्यान, जब हम लोग ध्यान योग के बारे में बात करते हैं ना, तो ध्यान योग के अंदर, हठ योग के अंदर कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस मेंशन हैं जो इन्हीं सब चीजों के लिए, बेसिकली अपने एस्ट्रल ट्रैवलिंग जो कि हम लोग कई बार बात करते हैं, तो एस्ट्रल ट्रैवल का एक पूरा चैप्टर है पूरा उसके अंदर जी, ध्यान योग के अंदर, कि भाई कैसे करते हैं, कैसे तुम अपनी ऊर्जा को एक कमरे से लेकर किसी दूसरे कमरे तक स्थानांतरित करो, पहले ये सिखाया जाता है। ओके। तो साधक बैठे होते हैं 2-3, तो गुरु, मैं आपको ध्यान रोक के कुछ चरण बताता हूँ शुरुआत के, आप समझ जाएंगे जी। तो उसमें बेसिकली तुमको ध्यान करना सिखाया जाएगा। ध्यान करने के बाद कई बार हम लोगों को जब स्लीप पैरालिसिस होता है, जो हमें डर लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, फिर अचानक से उठते हैं, आपको लग रहा है कि आप जगे हो, फिर एकदम से लगता है कि दोबारा जगे हो। तो ध्यान में भी कुछ वैसा ही होता है। आप ध्यान कर रहे हो, अचानक से आपको कुछ दिखेगा कि उदाहरण के तौर पे मेरा जो बॉडी है वो दूसरे कमरे के टेबल तक गई है। अचानक से आप उठोगे और आपको वो टेबल का एहसास होगा कि आपको लगी है पैर में, हल्का फुल्का अंदरूनी लगी होगी, शायद आपको बाहर से ना पता चले, और जब आप जाके देखोगे तो वो वैसा ही हो। तो ये सिखाया जाता है प्रैक्टिसेस में, इसको कंट्रोल करना, कि मतलब कितना ज्यादा आगे जाए, कितना नहीं जाए। लेकिन इसका एक दायरा है, मतलब जहां तक मैंने सीखा है वो दायरा है कि एक सीमित दायरे के अंदर, ऐसा नहीं तुम दुनिया में कहीं पे बैठे हो, कहीं का कहीं हो जाए। वो सिर्फ बहुत सिद्ध इंसान कर सकता है, या जो भी कह लो उसके ऊपर कृपा है, अब आप उसको गॉड कॉम्प्लेक्स कहें या कुछ भी कहें, तो वो चीज वो समझ सकता है। जैसे बागेश्वर धाम बाबा के पास बहुत लोग कहते हैं कि सिद्धि है कोई, या फिर कुछ ऐसा है, पता चल जाता है कैसे भी करके, तो वो पता चलता है, इसीलिए वो बताते हैं और होता है। मतलब मेरे भी कई दोस्तों गए हैं वहां पर, उनका हुआ है, उन्होंने देखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ध्यान योग के अंदर प्रॉपर सिखाया जाता है ताकि आप इस तरह से कर लें। अब कोई रावणी किस्म का इंसान है, एकदम ही अलग, मतलब जिसका ध्यान ही कुछ अलग चल रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि भाई हो सकता है कि वो कहीं और चला जाए, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट पे, पास्ट में नहीं। एक किस्सा था हर्ष, मेरे बचपन में उत्तराखंड में एक जगह है चमोली, तो वहां के एक बाबा हुआ करते थे, चमोली बाबा उनको बोलते थे। अब ऐसा मैंने अपने भाइयों के मुंह से सुना है कि चमोली बाबा बेसिकली क्या करते थे, वो भी काफी लोगों का जो मतलब जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है उसको एग्जॉर्सिज्म वगैरह करते हैं एक तरीके का। ओके। तो वो लोग बताते थे कि उनका तरीका ऐसा था कि अगर कोई आता है इलाज कराने के लिए तो वो ध्यान में जाते थे, और ध्यान में जाने के बाद उसकी जबान में उसकी आत्मा निकल के, उनकी स्पिरिट निकल के जो है उस एंटिटी से फाइट करती थी। एंड वो इंसान जो आया होता था वो छटपटाता था बहुत बहुत ज्यादा गंदा, और ये यहाँ पे जो है अपने ध्यान में रहते थे, एक चूंकि आवाज भी नहीं आती थी, बल्कि थ्रू आउट वो जो है खाली ध्यान में रहते थे। लोग आते थे, इलाज कराते थे, चले जाते थे, ये चलता रहता था बकौल उसके। ओके। तो क्या ये पॉसिबिलिटी, क्या कभी आपने कोई ऐसा एग्जॉर्सिस्ट देखा है जो मंत्रों इन सबके को छोड़ के साक्षात खुद ही एक तरीके का एस्ट्रल ट्रैवल करके उस स्पिरिट से, उस एंटिटी से फाइट कर रहा है? तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि ध्यान और मुद्रा योग के अंदर एक क्रिया आती है जिसे बोलते हैं भेदन क्रिया। आपने ब्रह्मांड भेदन मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, राइट? ब्रह्मांड भेदन, तो ये भेदन क्रिया होती है, इसे बोलते हैं प्रेत भेदन क्रिया। Okay. तो जब आपको उसे भेदना होता है, आप आम शरीर से किसी प्रेत के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। आपने कई मूवीज में राहुल ऐसा देखा होगा जहां पर जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं वो कोई तरीका आजमाते हैं या कुछ ऐसा करते, मान लो कोई टोटका आजमा लिया, कोई कुछ कर लिया, स्पिरिट को कैद करने का कोई रास्ता ढूंढ लिया, एक तरीके से उसे भ्रमित करके कहीं ले आए। इतना ही देखा होगा। कभी आपने ऐसा देखा है कि एक इंसान प्रेत से लड़ने चला गया हो, क्या हम तुमसे लड़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं देखा ना आज तक कभी मूवी में आपने कि वो सीधा चला गया और लड़े। तो ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि उनकी ऊर्जाएं बिल्कुल अलग हैं। तो जिस ऊर्जा, उदाहरण के तौर पे वो प्रेत है कोई, ठीक है, कोई भूत है, कुछ भी है, तो जब मतलब साधक को इतना ज्यादा क्या कहते हैं, उतना परिपक्व होना चाहिए, इतना ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कि उसको पता चल जाए कि वो जो प्रेत है वो किस फ्रीक्वेंसी का प्रेत है। बेसिकली साइंटिफिक तौर पे अगर आप देखो, अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा ना तो इसे वो भी दिखेगा अपने चैंटिंग्स के जरिए या कुछ ऐसा करके। तो
इस तरह से ध्यान योग के अंदर ये सब क्रियाओं के बारे में बताया जाता है कि आप किसी के ऑरा को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि फिर इंसान नहीं दिखेंगे। जब आप स्पिरिट के थ्रू में निकलोगे तो आपको सिर्फ बॉडी वो दिखेगा, आपको सिर्फ एक झिलमिल सा कुछ ऐसा दिखेगा। विजुअली आप कह रहे हो कि वैसा दिखेगा? आपको विजुअली इंसान नहीं दिखेगा, अरे इसका नाम राहुल है, इसका नाम हर्ष है, थर्मोस्कैनर में होता है, एग्जैक्टली वो वही सेंस होता है पूरा, जो स्पिरिट्स को वही दिखाई देता है। फिर जब आप अपनी कॉन्शियसनेस यानी अपनी बॉडी में और अपने पूरे शरीर के साथ जुड़ते हो तो आपका बॉडी, आपका जो माइंड होता है वो उसको फिगर बनाना शुरू करता है। कहने का मतलब ये है। तो क्या अर्श इसका मतलब ये है कि एंटिटीज को भी एक सर्टेन ऑरा के लोग अट्रैक्ट करते हैं? मतलब अगर आपकी ऑरा कुछ ऐसी है तो आप ज्यादा वल्नरेबल हैं, आप ज्यादा आसान लक्ष्य हैं एंटिटी, क्योंकि यू नेवर नो। लेट सपोज आप हनुमान जी की बहुत पूजा करते हो उदाहरण के तौर पे, और मैं तो करता हूँ। अरे मैं ऐसे एक बता रहा हूँ कि और ऐसे ही मैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बंद करो, लेकिन एक समझाने के तौर पे। और इसी फ्रीक्वेंसी की एक और ऊर्जा है जो नेगेटिव है, समझिए। +1 होता है तो -1 भी होता है। तो कहने का मतलब अगर इसी सेम फ्रीक्वेंसी की कोई ऊर्जा है जो नेगेटिव है तो वो आपसे जल्दी कनेक्ट कर ले जाएगी रादर देन अदर ऊर्जाओं के। कहने का मतलब ये होता है। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा और इतनी नेगेटिव ऊर्जा मिलना थोड़ा कम पॉसिबल है, इसलिए ये हो जाता है कि हम सेफ हैं। आप कह रहे हो कोई ऐसी एंटिटी जो खुद भी हनुमान जी की पूजा करती हो, बट उसके अंदर कैसे हो सकता है? मतलब पूजा करती हो, भूत पिशाच निकलने, समझे नहीं? जैसे मैं सिर्फ काउंटिंग के वाइज बोल रहा हूँ। लेट्स सपोज आप इंटेंसिटी वाइज बोल रहा हूँ कि आप पैशनेट हो, मतलब कहने का मतलब ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि पूजा करने से ही वो पैशनेट रहे। उसकी अगर इच्छाएं बहुत गंदे अधूरी हो गई तो वो पैशनेट है। और वो जैसे मुंजा, अब वो मर जाता है तो वो तो मंदिर में आ जा सकता है ना, उसका आप क्या कर लोगे? आप हनुमान चालीसा बोल दो तो मंदिर के अंदर भी लोगों को परेशान कर सकता है। ऑब्वियसली बिल्कुल परेशान करता है। अच्छा, मतलब खैर मुंजा तो एक अलग ट्रॉमा हो गया मेरे लिए इस समय पे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम भी केस चल ही रहा है वो वाला। और तो कहने का मतलब ये है कि ये जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो अगर वो नकारात्मक ऊर्जा उसी फ्रीक्वेंसी पे है माइनस में तो आपसे कनेक्ट कर ले जाएगी। अब मंत्रोच्चारण क्या होता है कि वो आपके शरीर को, जैसे कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना या ऐसे कर लेना, क्यों कहा जाता है? तुम स्मरण कर लो, उससे नहीं हो जाएगा क्या? कॉमन सी बात है। पाठ करना, उपांशु जप करना इसलिए बोला जाता था, ये बड़े बुजुर्ग अगर कह गए तो गलत नहीं कहे, कि उपांशु जप इसलिए होते थे, और भी चिल्ला के नहीं बोलना है तुम्हें हनुमान चालीसा, धीरे धीरे बोलना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे करके बोलना होता है। इसलिए क्योंकि वो उपांशु जप होता है, और उपांशु जप जो होता है शरीर में ज्यादा लगता है रादर देन तुम चिल्ला के बोलो या एकदम ना बोलो उससे। ऑब्वियसली अगर आप हल्की जबान में बात करेंगे तो आपकी खुद की फ्रीक्वेंसीज का इफेक्ट आप पे ज्यादा होगा। एग्जैक्टली, थ्रू आउटसाइड नहीं है, क्योंकि चिल्लाएंगे तो बाहर होगा, अंदर करेंगे तो मन में होगा। अंदर करेंगे तो अगर आप ओम चैंट करते हो तो वाइब्रेशन अंदर हो रही है जी, तो इसीलिए ज्यादा हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि आपको ऐसे से जप करना चाहिए। और आप जो है, तो ये जो साधक है जिनकी आप बात बता रहे हैं, जो आंख बंद करके, शायद उनका उपांशु जप इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब तो उन्हें प्रेत से लड़ना है बेसिकली ना एक तरीके से, तो उस फ्रीक्वेंसी पे जाने के लिए शायद उन्हें मानसिक जप चाहिए होगा, इसलिए वो ध्यान कर रहे होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के लिए, कंसंट्रेट करने के। पर वो मतलब अब वो चैंट भी शायद कर सकते हैं, अगर ऐसा ही है तो शायद वो चैंट भी कर सकते, पर शायद वो श्योर ना हो चैंट्स में कि वो बच पाएंगे, ये भी पॉसिबल है। शायद आसपास की जो चीजें हैं वो आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करें, इसलिए आंख बंद करके ध्यान करो। ठीक है, इसीलिए बहुत लोग अर्ध निद्रा योग करते हैं, उसमें क्या है, वो हाफ स्लीप में होते हैं बेसिकली, उसमें उनका ध्यान चलता है। विष्णु जी की योग निद्रा के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। जी बात करी हमने उसके बारे में भी। तो ये चीज है। तो अर्श, अब चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, गॉड कॉम्प्लेक्स, मसाया कॉम्प्लेक्स, जो भी आप उसको कहना चाहो। अब अगर भारत में हम इसकी बात करें, ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे तो हाँ तो एक से कई इस किस्म के लोग आए हैं जिन्होंने अपनी खुद की थ्योरियां वगैरह दी हैं जी, फिर चाहे बुद्ध हो, चाहे नानक हो, चाहे महावीर हो, अगर हम उस लेवल पे बात करें तो। वैसे भी रिसेंट टाइम पे अगर आपने रजनीश ओशो को सुना हो या उनका वक्तव्य कभी जो आपने माइक पे सुना हो, अब कोई बाहर का अगर कोई वेस्टर्न माइंड उसको सुनेगा तो उसको भाई डेफिनेटली यही लगेगा कि इस इंसान को, वो खुद को भगवान ओशो कहते भी थे, तो वो उसको गॉड कॉम्प्लेक्स बोलेगा। लेकिन अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल टेक है, लेकिन कुछ बातें अगर आप उनकी सुनोगे तो शायद उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ सेंस भी लगेगा। जी। तो क्या ये एक तरीके का एक, जिसको ना साइकोलॉजी में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोला जाता है, मतलब उस किस्म के लोग जिन्हें अपने आप से बेइंतहा प्यार होता है, तो अपने सारे, गलत क्या है बेसिकली, हाँ, तो गलत यहाँ पे ये हो जाता है कि वो अपनी मोहब्बत में आके अपने सारे लॉजिक, अपने सारे झूठ जो भी हैं उनके मन के अंदर के, उन सबको एकदम सच उसको परे कर देते हैं, दुनिया का कानून बना के बताते हैं कि ऐसा ही है। अच्छा, अटल सत्य जो है, परम सत्य यही है जो है। तो यहाँ पे लोगों पर, लेकिन हो सकता है कि शायद वो आदमी जानकार हो,
शायद वो सच वही भी वही बोल रहा चीज हो। कहने का मतलब। तो हाँ। ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, ये मेरी अपनी खुद की है। मतलब अगर किसी के अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स सो कॉल्ड है भी, तो मैं एक बार उसको सुनना चाहूंगा कि वो बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है। रजनीश ओशो कई बार प्रैक्टिकल बात भी करते हैं, अगर आप उस जी मैंने सुना है, देखना बहुत बार चाहें करा। तो। हाँ बिल्कुल। और फिर खैर कई लोग पाखंड वाले वैसे भी होते हैं जो कि हम कल्कि का अवतार हैं, हम तुम्हारा कुछ भी बता देंगे, हम तुम्हारा कैलकुलेटर। अभी रिसेंट वाला तो अलग ही किस्म का था। हाँ जी जी बिल्कुल। वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि मैं कल की नहीं हूँ बेसिकली। तो ऐसे में एक गॉड कॉम्प्लेक्स या गॉडलीनेस जिसको ओशो बोलते हैं, उसमें फर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जी। तो आप बेसिकली गॉडलीनेस को कैसे डिफाइन करोगे और गॉड कॉम्प्लेक्स को, एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कैसे डिफाइन करोगे? अब जहां तक मैंने अभी देखा है फिलहाल, एक तो वो जो न्यूज वाला मैं आपको बता रहा हूँ, सो बेसिकली लिसनर्स के लिए कि एक न्यूज में एक कथित तौर पर कोई आए थे, वो कह रहे थे कि वो कल की अवतार हैं और वो मानने को तैयार ही नहीं थे। पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ, क्या है कि वो मानने को तैयार नहीं। भविष्य जब आप बहुत ज्यादा बताने लगो ना, तो मुझे ऐसा लगता है फिर आप में झोल है। मतलब अजम्पशन से एक अलग चीज होती है। लेकिन बागेश्वर धाम बाबा भविष्य, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से भविष्य वो कल की अवतार बोल रहे थे कि मतलब मैं चंद्रयान पे गया था और मैंने वहां का जो टायर था वो सब ज्यादा वाहियात हो गया, वो कुछ ओवर हो गया था। तो गॉड कॉम्प्लेक्स जब होता है, मतलब इस तरह का जब होता है, तो इसी तरह का होता है। वो कोई बीच में वाला कॉम्प्लेक्स नहीं होता, मतलब मेरे हिसाब से वो होता है तो फिर अंत लेवल पे ही होता है और फिर उसको मानने के लिए चाहिए। और ऐसे लोगों को शायद अगर नहीं मिलता है ना कोई, तो वो पगला जाते हैं पूरी तरीके से। ओके ठीक है। मैंने जैसे देखा, एक आचार्य राज मिश्रा जी उनके साथ बहस कर रहे थे। अब वो बोल रहे हैं कि यदि तुम अवतार हो तो तुम अवतार का संकल्प सुना दो, वेदों में लिखा हुआ है। ठीक है कि जो भी अवतार होगा उसके मुंह से, मतलब उसके रोए रोए से वेदों की वाणी निकलेगी, वेद उसको कंठस्थ होंगे। अब वो कह रहा है नहीं हम अवतार हैं, और भी देखना डोनाल्ड ट्रम्प को मैंने बनाया, तो वो आगे की भी 2-3 साल की भविष्यवाणी करे दे रहा है कि आगे ये होगा फिर वो होगा। मतलब लहजा ना, आप जब एक ज्ञानी इंसान होते हो, जब आपको पता होता है चीजें क्या है, तो आप चुप रहना ज्यादा पसंद करते हो इस तरह के इतने ढोंग ढोकोसले से कि हमें इतना करना है। अब रही बात बागेश्वर बाबा की जैसे होती है जी, तो जहां तक हमें लगता है, क्योंकि मैं खुद भी गया हूँ वहां पर धाम में, मैंने देखा हुआ है। धाम पे गए हुए हैं? हाँ मैं गया हूँ, मतलब अंदर मिला नहीं हूँ, गया हूँ बाहर तक। तो जिस हिसाब से भीड़ होती है, जिस हिसाब से चीजें बुलाई जाती हैं, करी जाती हैं, वो बहुत रैंडम होता है। मतलब मेरी खुद की दोस्त जो है वो एक बार जा चुकी है, तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये रैंडम ही बुलाया जा रहा है, क्योंकि इनके घर का बागेश्वर धाम से कोई लेना देना नहीं है। ओके तो उसको बुला लिया गया, उसको बोला गया एग्जैक्टली बकायदा, वो पूछ रही थी कि क्या करना है, तो उसको उन्होंने बोला कि आप 2 साल बाद जो है जज बनेंगी, और वो बन गई। बेसिकली काफी मैजिकल होता होगा ना कि आप ये काफी मैजिकल, ये वो बोल रहा रैंडमली को बुला लिया। रूबरू वाला जो सीन है, हम लोग जब गए तो हम लोगों उसके दिमाग में था अरे देखते हैं क्या है, तो दिमाग में वही लेके गए थे जी। उसने बुलाया और उन्होंने प्रॉपर बताया कि तुम दिमाग में ये सोच रही थी उस समय पे। अब इतना कौन सा ब्लूटूथ खतरनाक है कि उधर कोई बैठा है डी रो में, वहां से यहां तक तुम्हें आवाज आ जाए, फोन पे कोई बता दे इतनी जल्दी। क्योंकि हम लोगों की बात के मुश्किल से 2 से 3 मिनट के बाद बुला लिया गया उसको, और ये बड़ा मैजिकल था मेरे लिए। अर्श कई लोग इसको ऐसे एक मेंटलिस्टिक चीज होती है कि जो लोग आते हैं और क्लेम करते हैं, क्लेम क्या वो आपके सामने पूछ करके आपको बता भी देते हैं। आपसे बोलेंगे कि अपने एटीएम का पिन याद करो, आप याद करोगे, वो तुरंत आंखों में देखते रहो फिर बताओ ऐसा कुछ राइट। करके। हाँ। तो अब आई एम वेरी ऑनेस्ट, मुझे उनका क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, आई हैव नो आइडिया, बट एटलीस्ट ये तो है कि वो ये नहीं क्लेम करते कि हमारे पास कर्ण पिशाचनी है या कुछ भी ऐसा है, कोई सिद्धि है, कोई सिद्धि है। तो क्या आपको लगता है कि और सिनिक्स लाइक मी, और शायद जो मेरे ऐसे लिसनर्स होंगे जो कि सिनिक्स होंगे, वो क्या ये एक सिद्धि है जो बागेश्वर धाम बाबा के पास है, या इट्स मेंटलिज्म? अब जिस हिसाब से वो बोलते हैं कि वो कृपा है बेसिकली, ठीक है जी, क्योंकि मैं उस लाइन से हूं जहां पर गुरु परंपरा होती है, तो मुझे पता है कि वो कृपा हो सकती है और इतनी होती है कृपा। कई ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जिनके ऊपर होती है। मतलब क्लेम करना एक अलग चीज है, वो लोग कहीं क्लेम करते हुए आपको मिलेंगे नहीं, ऐसे लोग। हाँ, ये एक फैक्ट मैं ठीक है बोलूंगा। अब जैसे रामअशोक जी कभी क्लेम नहीं करते, इवन उनके पास कोई आता भी है तो भगा देते हैं, कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता। वो भी आई थिंक बाबा का आशीर्वाद या ऐसा कुछ बोल के। हाँ, मतलब वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो दिया है, बाकी जो माता हमें दे रही, बस इतना ही है। कहने का मतलब यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर यहाँ से लाइन क्रॉस होती गॉड कॉम्प्लेक्स वाली, जो वो कल की अवतार आपने सुना, या अभी मैंने रिसेंट एक वीडियो देखा, तो वहां पर मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, कोई धाम था, ऐसे ही धाम था, उसमें सेम बागेश्वर बाबा जैसे कपड़े पहने हुए एक लड़का
12-13 साल का लड़का, वो भी एकदम उन्हीं के लैंग्वेज में कि हाँ हम तुम्हारी ठटरी बांध देंगे, ये कर देंगे, वो सब बोले जा रहा। हनुमान जी को बगल में बैठा है और सबके एकदम वो करे जा रहा है कि तुम्हारे साथ ये है, तुम्हारे घर में इतना है, मंत्र लिखे दे रहे हैं, जाप कर लेना। ये फिर गॉड कॉम्प्लेक्स में आते हैं, क्योंकि एक आम अवधारणा ही, एक आम मेंटल हेल्थ ही नहीं होगी इतनी कि वो उतना सा बच्चा जो कि आज के इतने अजीब से युग में पैदा हुआ है, जहाँ वेदों पाठ नहीं होते हैं, जहाँ पर गुरुकुल नहीं है बेसिकली, और ऐसे जगह होने पर वो इतना सारा बोले ले रहा है, वो भी कैसे बोलो, उसके पास ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? जी यार, इंडियन मुझे लगता है कि इसको शायद डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है, बट आई मीन गॉड कॉम्प्लेक्स को और किसी गुरु को, मैं गुरु को मानता हूँ इन अ वे, और इसलिए नहीं शायद कि कोई गॉड या भगवान है, इसलिए कि वो शायद मुझसे कुछ थोड़ा ज्यादा जानते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जो मैं सुनने, क्योंकि किसी के परसेप्शन से कुछ बात चीजें समझ में आती हैं। तो आई थिंक मैं तो गॉड कॉम्प्लेक्स को शायद नहीं मानूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि एक, जैसे ओशो बोलते हैं, समथिंग कॉल्ड गॉडलीनेस। हर इंसान में एक गॉडलीनेस तो होती है, और उसको पाना या उस जोन में रहने की कोशिश करना शायद गलत नहीं है। बिल्कुल।